हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 10 दिसंबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। जो बच्चे यूपीपीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही ऑल इंडिया मेगा मॉक जो है वो भी लाइव हो चुका है, वो भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं वेबसाइट पर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रीवियस डे के क्वेश्चंस एंड न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम आज के क्वेश्चंस एंड न्यूज़ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अप्लाइड फॉर इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति के लिए आवेदन किया है? पी फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडस कैडिला एंड डॉक्टर रेड्डीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में लोकेटेड है। इसके सीईओ अदर पूनावाला हैं और इन्होंने अभी इस वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए इन्होंने आवेदन किया है। और एस्ट्राजेनेका के द्वारा जो ये वैक्सीन बनाई जा रही है उसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, उसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन भारत में ये बेची जाएगी इसका वैक्सीन ट्रायल जो भारत में कंडक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020। भारत मोबाइल कांग्रेस 2020 के बारे में कौन सा कथन सही है? It will be organized by the Department of Science and Technology and the Cellular Operators Association of India। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाएगा। The theme of India Mobile Congress 2020 is Inclusive Innovation, Smart, Secure and Sustainable। सो IMC 2020 का जो विषय है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और स्थायी है। सो इसमें स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट वाली जो गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। एंड ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है 2020, ये आपका 8 से लेकर 10 दिसंबर तक ये कंडक्ट की जा रही है। ये इस वर्ष इसका 4th एडिशन है, चौथा संस्करण है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। एंड इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है ये 8 से 10 दिसंबर को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट इज हु इज़ द विनर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड इन 2020। 2020 में संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता कौन है? इन्वेस्ट इंडिया, नीति आयोग, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज इन्वेस्ट इंडिया। अभी हाल ही में अंकटेड ने अनाउंस किया है कि इन्वेस्ट इंडिया इस वर्ष का विनर है यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड का। ये जो अवार्ड है ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट को रिकग्नाइज करने के लिए दिया जाता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल अवार्ड है जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज को दिया जाता है। इन्वेस्ट इंडिया की हम बात करें तो ये 2009 में एज अ नॉन प्रॉफिट वेंचर स्टैब्लिश किया गया था और ये भारत की नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी है। ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के अंतर्गत ये कार्य करता है। एंड इसके जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो दीपक बागला हैं। ओके, नेक्स्ट इज शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान जू इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान जो है चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हाल ही में इस जू को रिकग्निशन दिया गया है, ठीक है, बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। इस सेंट्रल जू अथॉरिटी को कौन हेड करता है? इसको हेड जो है वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि प्रेजेंटली
प्रकाश जावड़ेकर हैं, वो हेड करते हैं। एंड इसमें 2 ऐसे ज़ू हैं जिनको रिकग्निशन दिया गया है। एक तो ये जो लोकेटेड है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा दूसरा है राजगीर ज़ू सफारी विच इज़ लोकेटेड इन बिहार। ठीक है, इन दोनों को रिकग्निशन दिया गया है। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा जो जूलॉजिकल पार्क है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क जो है एशिया का, लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क ऑफ एशिया इज़ लोकेटेड। ठीक है, और इस पार्क का क्या नाम है? इस पार्क का नाम है श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क। Okay, so Sri Venkateshwara Zoological Park, which is located in Andhra Pradesh, it is the largest zoological park of Asia. Next is recently an MOU has been signed between Dash and Indian Renewable Energy Development Agency for green energy projects. हाल ही में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए डैश और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। NTPC, NHPC, SJVN लिमिटेड एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज SJVN लिमिटेड। सो SJVN लिमिटेड ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी है भारत की, और ये मिनी रत्न कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत इस्टेब्लिश्ड है। और ये दोनों जो है यहाँ पर इन्होंने एक MOU पे साइन किया है, इरेडा और SJVN ने। इरेडा जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लिडार सर्वे टेक्नोलॉजी। लिडार सर्वेक्षण तकनीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कि गलत है। इट इज़ अ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक एरिया। ये एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में इस्तेमाल किया जाता है। सो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड इज इट वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर द दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। सो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है NHSRCL, ये दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है फॉर द ग्राउंड सर्वे। लेकिन ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी पहली बार यूज़ की जा रही है। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी मुंबई अहमदाबाद का जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट था उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। लिडार की जो फुल फॉर्म है दैट इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट इज रिसेंटली मधुकर गंगाधर पास्ड अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय हिम। हाल ही में मधुकर गंगाधर का निधन हो गया, निम्न में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है? मोतियों वाले हाथ, यम, निर्मला एंड नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। सो जो मधुकर गंगाधर है ही रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88, और उन्होंने कुछ फेमस बुक्स लिखी थी जैसे मोतियों वाले हाथ, हीरा की आंखें, उत्तर कथा एट्सेट्रा। और इसके अलावा उन्होंने एज द डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो भी सर्व किया है। नेक्स्ट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज ऑफ डैश ईयर्स। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल डैश वर्षों का होता है, 5, 4, 6 एंड 3। तो क्या टेन्योर होता है? 6 ईयर्स का टेन्योर होता है। और हाल ही में जो सुशील कुमार मोदी हैं, सुशील कुमार मोदी जो कि फॉर्मर डिप्यूटी CM थे बिहार के, वो इलेक्ट हो गए हैं एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? बिहार में राज्यसभा की 16 सीट्स हैं और लोकसभा की टोटल 40 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा जो होता है ये परमानेंट हाउस होता है, और इसमें जो 1/3 मेंबर्स हैं ये हर दूसरे साल जो है रिटायर होते हैं। एंड इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ऊपरी सदन होता है पार्लियामेंट का। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज स्टार्टेड आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम। आत्मनिर्भर महिला योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में आत्मनिर्भर विमेन स्कीम लॉन्च की है एज द पार्ट ऑफ बड़ौदा गोल्ड लोन, और इसमें लोन जो है 0.5 के कंसेशन रेट पर प्रदान किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में, और इसके जो चेयरमैन हैं, सो द चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है? हसमुख अदैया है, हसमुख अदैया। ओके, नेक्स्ट इज recently $2.5 million technical support has been approved by Asian Development Bank for development of डैश in India। हाल ही में भारत में डैश के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा 2.5 मिलियन तकनीकी सहायता को मंजूरी दी गई है। साइबर सिक्योरिटी, सोलर पावर प्लांट्स, एडवांस्ड बायोफ्यूल एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एडवांस्ड बायोफ्यूल के लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो 2.5 मिलियन का टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एडवांस बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे बायोफ्यूल्स जो नॉन फूड प्रोडक्ट से, नॉन फूड बायोमास से बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हुआ, एग्रीकल्चर रेसिड्यू हुआ, या फिर जो इस्तेमाल किया गया कुकिंग ऑयल है वो, तो इन सब जो नॉन एडेबल बायोमास है इससे जब बनाया जाता है तो एडवांस बायोफ्यूल कहते हैं। इसको सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज एज पर मैकेफी हिडन कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम रिपोर्ट, लॉसेस फ्रॉम साइबर क्राइम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंड एट मोर देन डैश ऑफ ग्लोबल जीडीपी। मैकेफी की साइबर अपराध की हिडन कॉस्ट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में साइबर अपराध से होने वाले नुकसान वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के डैश प्रतिशत से भी अधिक है, 1%, 2%, 3% एंड 4%। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो हाल ही में मैकेफी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है द हिडन कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम, और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जो साइबर क्राइम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी वजह से जो लॉसेस हैं वो करीब करीब $1 ट्रिलियन हैं। $1 ट्रिलियन आप समझ सकते हैं, और वैश्विक जीडीपी का ये 1% है, 1% से भी इनफैक्ट ज़्यादा ही है। और 2019 में जो ग्लोबल जीडीपी था वो $142 ट्रिलियन था। चलिए, ये तो हमने प्रीवियस डे के क्वेश्चंस और न्यूज़ रिवाइज कर ली। अब हम प्रेजेंट डे का देख लेते हैं। फर्स्ट इज आर्मी सर्विस कॉर्प्स इज सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 8 दिसंबर। सेना सेवा कोर ने 8 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया, और आर्मी सर्विस कॉर्प का जो ओरिजिन है ये 1760 के दशक में देखा जा सकता है। तब एक कमिशियरेट था आर्मीज़ के लिए फॉर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, और इसके बाद 8 दिसंबर 1950 इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम इंडियन आर्मी सर्विस कॉर्प रख दिया गया। एंड इस दिन पे ही 8 दिसंबर 1950 को जो रॉयल का सफिक्स था, ठीक है, जो रॉयल नाम का जो प्रत्यय का इस्तेमाल जो है वो हटा दिया गया था। एंड यह दिन जो है उसके अपने स्थापना दिवस को मनाने के लिए दिवस के रूप में ये तभी से मनाया जाता है। आर्मी सर्विस कॉर्प्स की हम बात करें तो ये इंडियन आर्मी का पार्ट है जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है डिफेंस फोर्सेस को, ठीक है, रक्षा बलों को ये रसद सहायता प्रदान करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविजनिंग, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये जो है ये सेना को, वायुसेना को, नौसेना और जो भी अन्य अर्धसैनिक बल हैं इन सब की आपूर्ति के लिए पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं उनके लिए प्रावधान करता है, खरीद करता है, वितरण करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेज ऑफ एमिनिशंस, एनिमल्स, फाइटिंग व्हीकल्स एटसेट्रा। तो गोला बारूद, जानवरों, लड़ाकू वाहनों की ढुलाई के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसका मोटो है, इसका जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा अस्माकम धर्म, सेवा ही हमारा धर्म है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ द आर्मी। सेना की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है। सो क्वेश्चन इज आर्मी सर्विस कॉर्प्स सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन डैश। सेना सेवा कोर ने अपना स्थापना दिवस डैश को मनाया है 10 दिसंबर, 12 नवंबर, 7 जून एंड 8 दिसंबर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 8 दिसंबर। नेक्स्ट इज इंडिया ओरिजिन के जो अनिल सोनी हैं, भारतीय मूल के, सो इनको अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट CEO ऑफ WHO फाउंडेशन। ये अपना पद जो है 1 जनवरी 2021 को ग्रहण करेंगे,
और अभी तक जो है वो ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीजेस को हेड कर रहे थे एट व्यात्रिस। व्यात्रिस जो है ये एक ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी है। इसके अलावा उन्होंने एज अ सीनियर एडवाइज़र सर्व किया है HIV एट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और एज अ CEO एट क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव। इसके अलावा उन्होंने और भी काफ़ी रोल्स पे काम किया है, जैसे ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स के लिए काम किया है, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, और फॉर फ्रेंड्स ऑफ द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, इनके लिए भी उन्होंने काफ़ी रोल्स में काम किया है विभिन्न भूमिकाओं में। WHO फाउंडेशन की हम बात करें, ये एक इंडिपेंडेंट ग्रांट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा में हैं और WHO के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी जेनेवा में हैं। तो ये एक स्वतंत्र अनुदान बनाने वाला संगठन है। ये अभी मई 2020 में स्टार्ट हुआ था और जो प्रोफेसर थॉमस जेल्टनार हैं ये इसके फाउंडर हैं और बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इट वर्क्स अलॉन्गसाइड विद WHO के साथ कार्य करता है एंड द हेल्थ कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये लीगली जो है WHO से अलग है, कानूनी रूप से ये WHO से बिल्कुल अलग है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर स्टेटमेंट आए कि ये WHO की एक एजेंसी है तो वो गलत होगा। सो क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CEO ऑफ WHO फाउंडेशन। WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल सोनी, संजय झा, दिनेश पलिवल एंड अंशुमन जैन। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज अनिल सोनी। नेक्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम पहली कंट्री बन गई है जिसने कोविड-19 वैक्सीन को इतने लार्ज स्केल पर पब्लिक के लिए लॉन्च किया है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैक्सीन का ये फाइजर और बायोएनटेक के द्वारा डेवलप की गई है। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि इसका जो इमरजेंसी अप्रूवल है यूनाइटेड किंगडम ने दे ही दिया था इसको, क्योंकि इसने जो फाइनल फेज है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए थे एंड ये फाइजर और बायोएनटेक के द्वारा डेवलप की गई है। और ऐसा करने वाली अब यूनाइटेड किंगडम पहली कंट्री बन गई है जिसने कोविड-19 वैक्सीन के लॉन्च किया है ऑन द लार्ज स्केल टू पब्लिक। इंडियन ओरिजिन डॉक्टर हरीश शुक्ला ये पहले पर्सन हैं जिनको कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध होगी। ये वैक्सीन 2 डोजेस में दी जाएगी 21 दिन के अंतराल में, और 7 दिन के बाद ही, सेकेंड डोज के 7 दिन के बाद ही जो पूरी तरह से इम्यूनिटी है वो आ पाती है। सो इसकी जो प्रायोरिटी है वैक्सीन की, ये ओल्ड एज जो पर्सन है उनको दी जाएगी, जो नर्सिंग होम वर्कर्स हैं और जो हाई रिस्क पे हैं हेल्थ केयर स्टाफ, उनको दी जाएगी। ब्रिटेन इज द वर्स्ट हिट यूरोपियन कंट्री फ्रॉम कोविड-19 विद ओवर 61,000 डेथ्स। सो यूरोप में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हालत ख़राब है। यहाँ पे 61,000 से भी अधिक डेथ्स हो चुकी हैं कोविड-19 के कारण। Pfizer and BioNTech have claimed that their vaccine candidate is 95% effective in preventing the coronavirus. तो उन्होंने 95% इफेक्टिवनेस शो की है इनकी वैक्सीन में। Prime Minister of India has announced that India will implement its COVID-19 vaccination drive with the help of mobile technology. तो अभी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत मोबाइल प्रौद्योगिकी है उसकी मदद से कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लागू किया जाएगा। भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैव अप्लाइड फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर देयर कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स इन इंडिया। तो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, ठीक है, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड है जिसको हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, सो इन दोनों के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया गया है, ऑल्दो अभी इनको होल्ड पे डाल दिया गया है। सो क्वेश्चन इज, यूनाइटेड किंगडम हैज स्टार्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय डैश। यूनाइटेड किंगडम ने डैश द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का वितरण शुरू किया है। Pfizer एंड बायोएनटेक, भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साइनोवैक बायोटेक एंड मॉडर्ना। So what will be the correct answer for this? Guys, keep commenting the correct answer. If you have any doubt, you can mention that in comment box. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, फाइजर और बायोटेक। नेक्स्ट इज, यूनेस्को हैज नेम द 4 cities ऑफ ग्वालियर एंड ओरछा इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में ग्वालियर और ओरछा का नाम दिया है। ग्वालियर और ओरछा जो है ये दोनों ही मध्य प्रदेश में लोकेटेड है।
ओरछा का मतलब होता है हिडन पैलेस। सो इट वॉज द कैपिटल ऑफ बुंदेला किंगडम इन द 16th सेंचुरी। तो 16वीं शताब्दी में ये जो जगह थी, ये ओरछा, ये बुंदेला किंगडम की कैपिटल थी। राजमहल, जहांगीर महल, रामराज टेम्पल, राय प्रवीण महल एंड लक्ष्मी नारायण मंदिर आर सम ऑफ द फेमस प्लेसेस इन ओरछा। तो ओरछा में कुछ कुछ ये फेमस प्लेसेस हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली इस तरह से पूछ लिया जाए कि राजमहल मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी में लोकेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओरछा में कौन कौन सी फेमस प्लेसेस है। कई बार इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। ग्वालियर इज़ अ सिटी फाउंडेड इन द 9th सेंचुरी। ग्वालियर शहर जो है ये 9वीं शताब्दी में जो है खोजा गया था, स्थापित किया गया था। गुर्जर प्रतिहारा राजवंश, तोमर, बाघेल, कछवाहो एंड सिंधियाज रूल्ड ओवर दिस ग्वालियर, ठीक है। तो ग्वालियर पे गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहो और सिंधिया ने शासन किया था। इट इज़ नोन फॉर पैलेसेस एंड टेम्पल्स, स्पेशली सास बहू का मंदिर टेम्पल। तो ये अपने काफ़ी फेमस प्लेसेस के लिए और टेम्पल्स के लिए जाना जाता है, खास करके एक सास बहू का मंदिर करके एक जगह है, वहाँ के लिए भी। एडिशनली इट इज़ फेमस फॉर ग्वालियर फोर्ट। तो अपने ग्वालियर किले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि सैंडस्टोन प्लेट्यू से बना हुआ है। वहाँ पे सैंडस्टोन प्लेट्यू है। गुजारी महल पैलेस ऑफ 15th सेंचुरी इज लोकेटेड विद इन द फोर्ट। तो ग्वालियर फोर्ट के अंतर्गत गुजारी महल पैलेस जो है 15वीं शताब्दी का वो बना हुआ है। इससे पहले अहमदाबाद और जयपुर जो है ये दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड कर लिए गए हैं। यूनेस्को की हम बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, इसके हेडक्वार्टर। और ये 16 नवंबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। इट प्रमोट्स वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन, साइंसेज एंड कल्चर। ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज। निम्नलिखित में से किसने यूनेस्को के विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया है? लखनऊ, रांची, अजमेर एंड ग्वालियर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ग्वालियर। ग्वालियर के साथ ओरछा को भी यहाँ पे जोड़ा गया है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो फेरी। दिस विल बी लॉन्च इन जनवरी 2021 और ये कोचिन शिपयार्ड से लॉन्च किया जाएगा। इट विल बी द फर्स्ट लॉन्च्ड ऑन वैतिला ककानाड रूट। सो सबसे पहले ये वादुतला ककानाड मार्ग पर लॉन्च किया जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा और ये 10 आइलैंड को कनेक्ट करेगा, जो 78.2 किलोमीटर्स में स्प्रेड है विद 38 टर्मिनल्स। कोची इज़ द फर्स्ट सिटी टू इंटीग्रेट वाटर ट्रांसपोर्ट एज अ फीडर सर्विस टू द मेट्रो नेटवर्क। कोची मेट्रो नेटवर्क के लिए एक फीडर सेवा के रूप में जल परिवहन को एकीकृत करने वाला ये पहला शहर है। द फेरी यूज फॉर दिस प्रोजेक्ट विल हैव अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 100 पैसेंजर्स। तो इस फेरी में 100 पैसेंजर्स के लिए बैठने की व्यवस्था होगी और ये इलेक्ट्रिक सोलर पावर्ड होगा। कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ताकि इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा सके वित्त के लिए। इट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू पीपल लिविंग इन आइलैंड्स अराउंड कोची। तो कोची के आसपास जो भी आइलैंड्स है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है यहाँ पर प्रदान की जाएगी। कोची की हम बात करें तो एक मेजर पोर्ट सिटी है भारत की और ये अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का उसका हिस्सा है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्पाइस ट्रेडिंग सेंटर है, भारत का महत्वपूर्ण मसाला व्यापार केंद्र है ये। कोची मेट्रो जो है ये 18.4 किलोमीटर में फैली हुई है एंड इसमें 16 ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशंस हैं। सो क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट मेट्रो फेरी विल बी लॉन्च इन द सिटी ऑफ डैश। भारत का पहला वाटर मेट्रो फेरी डैश शहर में लॉन्च किया जाएगा। तो कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? ये हैदराबाद, चेन्नई, कोची एंड पणजी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कोची। नेक्स्ट इज नोकिया विल हेड यूज 6G प्रोजेक्ट हेक्सा-X। यूरोपियन कमीशन का जो एक यूरोपियन कमीशन के द्वारा फंडेड एक 6G प्रोजेक्ट है हेक्सा-X, उसको नोकिया हेड करेगा।
एंड दिस प्रोजेक्ट विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग अ वायरलेस नेटवर्क फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो अगली जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये एक वायरलेस नेटवर्क जो है प्रदान करेगा। ये 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और ये 2.5 साल का जो है लगभग ये प्रोजेक्ट रहेगा। योजनाबद्ध तरीके से इसको पूरा किया जाएगा। इस हेक्सा-एक्स प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य जो है, मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि भौतिक, डिजिटल और मानव दुनिया को 6वीं पीढ़ी की वायरलेस तकनीक से जोड़ना है। 6G टेक्नोलॉजी जो है ये ह्यूमन को मशीन से कनेक्ट करेगा और ये ह्यूमंस को डिजिटल वर्ल्ड से भी जोड़ेगा। It will create a technology that would make understand human intention, anticipate needs and will make interaction with the physical world more effective। तो ये कैसी तकनीक का निर्माण कर सकता है जो मानवीय इरादों, अनुमानित ज़रूरतों को समझेगी और भौतिक दुनिया के साथ बातचीत को अधिक प्रभावी जो है बनाएगी। Nokia has been the pioneer in providing wireless technology of every generation to the world. The 6G technology is likely to be commercially available from 2030। दुनिया में हर पीढ़ी को वायरलेस तकनीक प्रदान करने में नोकिया अग्रणी रहा है और 6G तकनीक के 2030 से व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने की इसकी संभावना है। तो 2030 से कहा जा रहा है कि कमर्शियली जो है ये 6G टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहेगी। तो 6G टेक्नोलॉजी जो है ये एक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी होगी। ये 5G नेटवर्क को रिप्लेस करेगा और 5G टेक्नोलॉजी से ये कम से कम 100 गुना जो है तेज़ होगा। चाइना ने जो है अपना एक्सपेरिमेंटल 6G टेस्ट सैटेलाइट 6 नवंबर 2020 को लॉन्च किया। सो क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी विल लीड यूरोपियन यूनियन 6G प्रोजेक्ट हेक्सा-एक्स। निम्नलिखित कंपनी में से कौन यूरोपीय संघ की 6G परियोजना हेक्सा-एक्स का नेतृत्व करेगा? सैमसंग, एप्पल, इंटेल एंड नोकिया। सो जल्दी से कमेंट करके करेक्ट आंसर बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज नोकिया। नेक्स्ट इज आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे जो है इन्होंने अपना एक हफ्ते का अपना ट्रिप स्टार्ट कर दिया है UAE और सऊदी अरेबिया का। और मेन ऑब्जेक्टिव इस ट्रिप का यही है कि इन कंट्रीज़ के साथ भारत के जो डिफेंस रिलेशंस हैं इसको और ज़्यादा मजबूत करना है। और ये पहली बार होगा कि इंडियन आर्मी चीफ UAE और सऊदी अरेबिया विज़िट कर रहे हैं। इस विज़िट के दौरान आर्मी चीफ जो है वो मीटिंग होल्ड करेंगे विद सिविलियन एंड मिलिट्री लीडर्स एंड इसके अलावा वो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट में भी विज़िट करेंगे। 9 और 10 को वो UAE में हैं और 13 को वो सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करेंगे। सऊदी अरेबिया की हम बात करें तो ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। UAE भी वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है एट द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। ये देखिए, ये UAE की लोकेशन है और ये सऊदी अरेबिया की लोकेशन है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है, वहीं UAE की कैपिटल जो है वो अबू धाबी है। करेंसी जो है सऊदी अरेबिया की वो रियाल है, वहीं UAE की UAE दिरहम है। प्राइम मिनिस्टर जो है सऊदी अरेबिया के वो है सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सौद और वहीं UAE के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्तम हैं और प्रेसिडेंट खलीफा बिन जैद अल नयन है। सो क्वेश्चन है, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे हैज स्टार्टेड हिज वीक लॉन्ग ट्रिप टू डैश। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने डैश की अपनी सप्ताह भर की जो यात्रा है वो शुरू कर दी है। UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, बोथ A एंड B। सो कौन से देश वो गए थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी बोथ A एंड B। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया दोनों में उन्होंने विजिट किया है। नेक्स्ट इज फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड सबऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट ऑफ SpaceX फ्यूचरिस्टिक स्टारशिप एंडेड बिफोर इट वाज कंप्लीटेड। तो जो एक SpaceX की फ्यूचरिस्टिक स्टारशिप की पहली हाई एल्टीट्यूड सब ऑर्बिटल परीक्षण उड़ान थी, ये पूरा होने से पहले ही 8 नवंबर 2020 को समाप्त हो गई। और SpaceX का गोल था कि स्टारशिप प्रोटोटाइप जो है वो भेजा जाए एट द एल्टीट्यूड ऑफ 12.5 किलोमीटर और फिर वो वहाँ से वर्टिकल लैंडिंग करते हुए वापस आई। द कंपनी हैज़ ऑलरेडी कैरिड आउट 5 स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुली अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 490 फीट। तो अभी तक SpaceX जो कंपनी है इसने 5 स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट जो हैं वो कैरी आउट कर चुका है सक्सेसफुली, जो कि 490 फीट तक की थी। Tuesday's test flight was meant to carry Starship prototype to the highest altitude so far। तो यहाँ पे
जो है पहले उन्होंने बहुत कम हाइट पर भेजा था और अब उनका एम था कि मैक्सिमम हाइट जहाँ तक पहुँचाया जा सके वहाँ तक पहुँचाया जाना चाहिए। The spaceship prototype was a stainless steel version and was the first one with the nose cone, body flaps and 3 Raptor engines। तो ये जो spaceship prototype है ये स्टेनलेस स्टील का संस्करण था और इसकी जो नाक थी वो शंकु, शरीर फ्लैप और 3 रैप्टर इंजन के साथ ये बनाया गया था। स्पेसएक्स का रॉकेट प्रोडक्शन टेस्टिंग और लॉन्च साइट जो है वो टेक्सास में लोकेटेड है, उसको बोका चिका लॉन्च साइट कहा जाता है। एंड SpaceX जो है इट एम्स टू यूज स्टारशिप टू सेंड एक्सट्रीमली बिग सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट अराउंड अर्थ एंड सेंड पीपल एंड कार्गो टू मून एंड मार्स। तो SpaceX का ये एम था कि जो भी बड़े उपग्रह हैं उनको पृथ्वी की कक्ष में भेजना है ताकि वो वहाँ पे आसानी से जा सकें और जो भी लोग हैं उनको और कार्गो को चंद्रमा और मंगल पर भेजने का इनका प्लान है। इसी के लिए स्टारशिप का उपयोग ये करना चाहते हैं। द कंपनी हैज़ अर्लियर अनाउंस्ड that Yusaku Maezawa will be its first private passenger। तो कंपनी ने घोषित किया था कि युसाकू मेजवा जो होंगे पहले निजी यात्री होंगे और ये मून में फ्लाई करेंगे अराउंड इन 2023। ठीक है, 2023 में चंद्रमा के चारों ओर जो है उड़ान भरेंगे। स्पेसएक्स की हम बात करें तो ये 2002 में एलन मस्क के द्वारा ये स्थापित किया गया था। ये एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चर स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी है। ये अपने रीयूजेबल रॉकेट्स और एस्ट्रोनॉट कैप्सूल के लिए जानी जाती है और इसके हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। सो क्वेश्चन है, बोका चिका वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़, व्हाट इज बोका चिका? बोका चिका हाल ही में खबरों में था। बोका चिका क्या है? SpaceX लॉन्च साइट, अ कन्फ्लिक्टेड रीजन इन ईस्टर्न यूरोप, अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड अ न्यू डिजीज। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ई, ये SpaceX की एक लॉन्च साइट है। नेक्स्ट इज यूपी गवर्नमेंट वर्किंग टू इंक्लूड थारू विलेजेस इन होम स्टे स्कीम ऑफ यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। यूपी सरकार जो है ये थारू गांव को यूपी वन निगम की होम स्टे योजना में शामिल करने के लिए काम कर रही है। थारू के जो गांव हैं ये बलरामपुर, भरीच, लखीमपुर और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। टूरिस्ट जो विजिट करते हैं थारू विलेजेस में, दे लिव विद इन द हट्स ऑफ थारू ट्राइब। ठीक है, थारू ट्राइब की जो झोपड़ी है वहाँ पर जाकर ये रहेंगे पर्यटक। एज अ रिजल्ट थारू पीपल विल डायरेक्टली अर्न मनी बाय प्रोवाइडिंग होम कुक्ड फूड्स एंड हट्स टू द टूरिस्ट। तो इससे क्या होगा कि जो भी थारू लोग हैं वो सीधे पर्यटक को घर के बने खाने की चीज़ें प्रदान कर सकते हैं और रहने के लिए घर प्रदान कर सकते हैं। सो इससे उनकी अर्निंग भी हो जाएगी। यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जो है ये थारू पीपल को ट्रेन करेंगे कि कैसे वो जो भी पर्यटक हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, कैसे बातचीत करें। द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन यूपी वॉज ओवर 11 लाख एज पर सेंसस 2011। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अनुसार यूपी में जो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है वो 11 लाख से भी अधिक है और जो थारू जनजाति है वो उनमें से सबसे बड़ी है। ठीक है, तो जितनी भी ट्राइब्स हैं उत्तर प्रदेश में उनमें से सबसे बड़ी थारू ट्राइब है। ये तराई रीजन को बिलोंग करती है जो कि एक लोलैंड रीजन है जो शिवालिक हिल यानी कि लोअर हिमालयाज और इंडो गैंजेटिक प्लेन के बीच में लाई करता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड थारू कम्स फ्रॉम वर्ड स्थाविर, इट मीन्स फॉलोअर्स ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म। तो ऐसा माना जाता है कि थारू शब्द जो है स्थवीर शब्द से आया है, इसका मतलब ये थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अलॉन्ग विद यूपी थारू पीपल लिव इन उत्तराखंड एंड बिहार एंड दे ऑल्सो लिव इन नेपाल। ये यूपी के अलावा ये लोग उत्तराखंड, बिहार और नेपाल में भी रहते हैं। इनकी जो ऑक्यूपेशन और फूड हैबिट्स हैं तो ये मोस्टली फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं जो अल्कोहलिक बेवरेजेस लेते हैं, मादक पेय का ये सेवन करते हैं, वनवासी हैं ये, और कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं और बीफ को खाते हैं ये। एंड इनकी जो लैंग्वेज है डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ये बोलते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, अवधी और कुछ डायलेक्ट्स हैं थरू के, उसको बोला जाता है। वर्शिप जो है ये लॉर्ड शिवा के वर्शिपर्स हैं और ये नारायण में विश्वास करते हैं एज अ सुप्रीम बीइंग प्रोवाइडिंग सनशाइन, रेन एंड हार्वेस्ट। तो ये मानते हैं कि जो नारायण हैं वो धूप, बारिश और फसल प्रदान करने वाले सर्वोच्च देवता हैं। डिशेस जो हैं ये बगिया और धीकरी जो कि एक स्टीम डिश होती है जो राइस फ्लोर से बनाई जाती है
और घोंघी जो कि एक पका हुआ जो खाने योग्य घोंघा होता है, ठीक है, कुक्ड एडिबल स्नेल होता है, ये उनकी कुछ फेमस डिशेस हैं। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स इज वर्किंग टू इंक्लूड थारू विलेजेस इन होम स्टे स्कीम। थारू गांव को होम स्टे योजना में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार काम कर रही है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड असम गवर्नमेंट। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज यूपी गवर्नमेंट। Next is Hindustan Aeronautics Limited and Indian Institute of Science Skill Development Center in चलके started its first training program। तो चलकेर में पहला अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है HAL ISC स्किल डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा, एंड इसको अगस्त 2020 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। ये जो ISC का नया कैंपस है चलकेर चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कर्नाटक में लोकेटेड है। सो वहाँ पर ये है कैंपस, और इसको साइंस सिटी भी कहा जाता है। प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया ISC, DRDO एंड ISRO दे हैव सेट अप देयर कैंपसेस एंड चलकेर। तो चलकेर में उन्होंने अपने कुछ जो है कैंपसेस जो है वो सेटअप किए हुए हैं। ISRO विल सेटअप इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इन चलकेर एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल सिटी। इसरो जो है अपना मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो है वो चलकेरे में स्थापित करेगा। चलकेरे जो है ये ऑयल सिटी भी इसको कहा जाता है। सो क्वेश्चन है, HAL ISC स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन चलकेर स्टार्टेड इट्स फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलकेर इज लोकेटेड इन डैश। चलकेरे में HAL ISC स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास केंद्र ने अपना पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। चलकेरे डैश में स्थित है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। सो ये कहाँ पर लोकेटेड है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो दिस इज लोकेटेड इन कर्नाटका। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।